हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में प्रतिरक्षक के द्वारा किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है और किन परिस्थितियों में मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। सेक्शन 100 और 101 में आज हम डिस्कस करेंगे कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कब दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन 103 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में दिए गए निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसका प्रयत्न किए जाने के कारण प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, वह निम्न अपराधों में से किसी भांति का हो। पहला, लूट। तो जो लूट है उसको सेक्शन 390 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। लूट के जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार हर लूट में या तो चोरी या फिर उद्दापन होता है। अगर उसकी हम टेक्निकल परिभाषा को छोड़ देते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अगर हम साधारण अर्थ में देखें तो लूट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बल प्रयोग द्वारा या उसको डराकर उसकी कोई संपत्ति ले लेना या फिर संपत्ति देने के लिए उसको उत्प्रेरित करना, तो उसको लूट कहते हैं। दूसरा अपराध जिसमें मृत्यु कारित की जा सकती है वो है रात्रो गृह भेदन। तो गृह भेदन को सेक्शन 446 में डिफाइन किया गया है। गृह भेदन मतलब ऐसे इस प्रकार से अपराध करने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति के घर में प्रवेश करना, इस प्रकार से सामान्यतः जिस रीति से प्रवेश नहीं किया जाता है। तो उसमें 6 परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें कि गृह अतिचार गृह भेदन होता है, और यदि ऐसा गृह भेदन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से बीच में किया जाए तो उसको रात्रो गृह भेदन कहा जाता है। तीसरी परिस्थिति है अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई हो जो कि मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता हो। तो रिष्टि जो है वो सेक्शन 425 में डिफाइन की गई है, जिसके अनुसार किसी की संपत्ति को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना जिससे उसकी उपयोगिता या कीमत नष्ट हो जाए या फिर कम हो जाए, तो उसको रिष्टि कहते हैं। यदि ऐसी रिष्टि यानी संपत्ति का नुकसान अग्नि के द्वारा किया जाए तो उस स्थिति में दोषकर्ता की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और जो रिष्टि की गई है वो मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में आने वाले किसी निर्माण, तंबू या जलयान को की गई हो। चौथा है ऐसी चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि यह युक्त आशंका कारित हो जाए कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो मृत्यु या घोर उपति इसका परिणाम होगा। तो चोरी जो सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है उसका मतलब है बेईमानी पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति हटा लेना, उसको चोरी कहा जाता है। रिष्टि का मतलब हम देख ही चुके हैं, और गृह अतिचार मतलब किसी व्यक्ति के घर में अपराध करने के आशय से प्रवेश करना या उसमें पहले से होते हुए अपराध करने के आशय से उसमें बने रहना, तो उसको गृह अतिचार कहा जाता है। ये चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार का ऐसी परिस्थितियों में होना आवश्यक है कि व्यक्ति को यह युक्त आशंका कारित हो जाए कि यदि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। ये जो आवश्यक है इसमें शर्त वो पिछले 3 क्लॉजेस के लिए आवश्यक नहीं है। पिछले जो 3 क्लॉजेस हैं वहाँ केवल लूट का होना या रात्रो गृह भेदन का होना या अग्नि द्वारा रिष्टि का होना ही पर्याप्त है। मृत्यु या घोर उपति की आशंका होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इस क्लॉज में चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार की स्थिति में मृत्यु या घोर उपति की आशंका होना भी आवश्यक है, तभी दोषकर्ता की मृत्यु कारित की जा सकती है। अब हम इसमें कुछ केस देखते हैं। इस मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अत्याचारी को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है और ऐसा अधिकार उसको वास्तविक स्वामी के विरुद्ध भी प्राप्त होगा, किंतु अत्याचारी के पास व्यवस्थित कब्जा यानी सेटल्ड पोजेशन होना आवश्यक है, यानी कब्जा काफी लंबे समय से निरंतर और खुले रूप में चल रहा हो। अत्याचारी यानी जिसने किसी अन्य अधिकार न होते हुए किसी अन्य की भूमि पर कब्जा कर लिया हो। तो यदि कोई व्यक्ति अत्याचारी है लेकिन उसका जो कब्जा है भूमि पर वो सेटल्ड पोजेशन है, यानी काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो वास्तविक स्वामी भी उसको तो ऐसे अत्याचारी को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा और ऐसा अधिकार उसको वास्तविक स्वामी के विरुद्ध भी प्राप्त होगा। अगला केस है राम रतन वर्सेस स्टेट। इस मामले में परिवादी ने किसी लोक भूमि पर घटना के 2 या 3 सप्ताह पूर्व जबरन कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने परिवादी के उस भूमि के वास्तविक स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। ये तय करने के लिए कि क्या संपत्ति पर सेटल पोजेशन है या नहीं, तो यदि भूमि फसल योग्य है तो सामान्यतः यह परीक्षण किया जाता है कि उस भूमि पर फसल किसने बो रखी है। यदि अत्याचारी ने फसल उगाई है तो सेटल पोजेशन उसी का माना जाएगा। इसी प्रकार एक और केस है मीटू पांडे 1967 का। इस मामले में हथियारों से सज्जित 2 व्यक्ति अभियुक्त के कब्जे के पेड़ों से मजदूरों द्वारा फल तोड़ने का अधीक्षण कर रहे थे। अभियुक्त गण ने इसका प्रतिवाद किया। झगड़ा होने पर एक अभियुक्त को घोर उपत्ति हुई। अभियुक्त गण द्वारा बल प्रयोग करने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो पटना हाईकोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त को सेक्शन 103 के 4थे खंड के अंतर्गत मृत्यु कारित कर सकने की प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राप्त थी। तो ये है सेक्शन 103 जिसमें बताया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु भी कारित की जा सकती है। इससे रिलेटेड बाकी सेक्शंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।